स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए, खान सर का जो हिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज गुप्ता वंश के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत से विदेशी जो लोग आए उनके बारे में पढ़े थे। इंडो ग्रीक, देखिए आईएसपी के बारे में पढ़े थे। आईएसपी के इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, कुषाण के बारे में। इंडो ग्रीक कहाँ से आए थे? तो ये हिंदू यूनानी थे, यूनान से आए थे, तो हिंदुस्तान में आके रहे इसलिए इनको हिंदू यूनानी बोला गया। फिर ये इन्होंने गोल्ड कॉइन चलाया था, ये ज्योतिष, गणित ये सब में आगे निकले। फिर इन्होंने ही गरुड़ ध्वज, अभिलेख, हेलियोडोटस जो आया था वो बनवाया था। ठीक है। फिर शाक के वंश थे ना, वो आए थे मेनली एमपी से। एमपी में मेनली रहे थे, मतलब कि शाक के लोग थे जो मेनली पांच जगह आके बसे। देखिए शाक के लोग 5 जगह आके बसे, अफगानिस्तान के पास, फिर पाकिस्तान के पास, यूपी मथुरा में, एमपी उज्जैन में, और फिर महाराष्ट्र नासिक में। ओके, तो मेनली मथुरा और उज्जैन वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व था। उनके राजा को क्षत्रप कहा जाता था। उसमें सबसे महान, मतलब कि शाक्य में पढ़ने के लिए हम लोग को रुद्रदामन जिन्होंने सातवाहन वंश के वशिष्ठ पुत्र कुल्लूमानी को हराया था अपना बदला लेने के लिए। जिसके पहले जो जीपीएस थे सातवाहन के, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो नाहपान को हराए थे ना गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने नाहपान को हरा दिया, शाक्य के नाहपान को। तो उनका बदला लेने के लिए रुद्रदामन उन्होंने वशिष्ठपुर कुल्लूमानी को मतलब कि हरा दिया। और उसके बाद ये जो सातवाहन वंश है ना, उसका मतलब बहुत सारे टुकड़े में बट गए, वो बिखर गया और अपना शाक वंश आगे बढ़ गया। ठीक है। इन्होंने जो शाक वंश के जो रुद्रदामन है, उन्होंने गुजरात में एक जूनागढ़ अभिलेख लिखाया है। गुजरात में जूनागढ़, उस अभिलेख में सुदर्शन झील का चर्चा किया है। उस जूनागढ़ अभिलेख में लिखे हैं कि जो सुदर्शन झील, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ये इसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण कर रहे हैं, मतलब जो रिपेयरिंग वाला काम है ना वो कर रहे हैं, ये चीज़ था। और उन्होंने, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, शाक के उन्होंने जो सुदर्शन झील बनवाया रुद्रदामन ने, तो उन्होंने अधिकारी किनको रखा, ये इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अधिकारी सुवी शाखा को रखा था। ओके, सुवी शाखा को। उसके बाद पल्लव वंश आए, पल्लव वंश, फिर कुषाण में सबसे प्रतापी राजा कनिष्क रहे। कुषाण के संस्थापक कुडल कटफिसस थे। एक मिनट, कुषाण के संस्थापक कुडल कटफिसस थे। फिर उनके बेटा भीम कटफिसस थे, उनके बेटा फिर कनिष्क रहे। कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। उन्होंने जो चाइना का है जो रेशम मार्ग पे, उस पे कब्जा किया और उससे टैक्स लेने लगे। ठीक है। फिर उन्होंने ही जब कनिष्क का अपना राज्याभिषेक करवाया, उस टाइम शाक संवत वाले जो कैलेंडर है उसको लाके कैलेंडर को मतलब कि घोषित किया। फिर इन्होंने अपने जो विद्वान, मतलब अपने दरबार में विद्वान रखे थे। किनको तो चरक थे जो वैद्य थे, नागार्जुन थे, फिर पार्श्व कुषाण ने मेनली 5 रखे थे। पहले चरक थे, चरक जो वैद्य थे, नागार्जुन, फिर पार्श्व और वसुमित्र जिन्होंने ही बौद्ध संगीति के हेड यानी अध्यक्ष बने थे, और अश्वघोष थे जो उपाध्यक्ष बने थे चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति जब इस टाइम हुआ था, उसी टाइम कुषाण के कनिष्क के टाइम ही बौद्ध संगीति में हीनयान, मतलब कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में। ये सब इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। कनिष्क को ही देवपुत्र की उपाधि भी मिला था। ठीक है। ओके, एक चीज़ और, जो नागार्जुन थे ना, इनको भारत का आइंस्टीन भी बोला गया।
क्योंकि नागार्जुन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो इसीलिए जैसे कि आइंस्टीन ने फिजिक्स में बहुत सारा सिद्धांत दिया, उसी तरह से नागार्जुन ने दिया, इसीलिए भारत का आइंस्टीन, पुरातत्व का आइंस्टीन नागार्जुन को ही बोला गया। ओके, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट था। लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने देखा था उसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लिए थे। अब चलते हैं नोट्स पे जो गुप्ता वंश में दिया हुआ है। गुप्ता वंश इतिहास, गुप्ता वंश 3री सदी में यानी कि 3rd AD में हुआ। देखिए BC के बाद AD आता है ना, तो BC के बाद ही 0 ईसा मसीह के जन्म के पहले BC और ईसा मसीह के जन्म के बाद AD, तो यानी 3rd शताब्दी से गुप्ता वंश आया। गुप्ता वंश मेनली, देखिए गुप्ता वंश जो थे ना वो मेनली कुषाण थे ना, उनके सामंत ही थे। सामंत क्या था होता, तो देखिए जो कुषाण वगैरह लोग थे ना, कुषाण वंश के, उन्होंने ना मतलब कि जब वो सब अपने अधिकारी को ना, मतलब ये स्टार्ट सातवाहन वंश से ही स्टार्ट हो गया था ना, कि वेतन के बदले भूमि दिया जाने लगा, यानी कि जमीन को दिया जाने लगा। उसी तरह से कुषाण वंश में भी स्टार्ट रहा, क्योंकि सातवाहन के बाद कुषाण का ही वर्चस्व रहा। तो ये कुषाण वंश वाले भी मतलब कि वेतन पैसा वगैरह कुछ नहीं देते थे, भूमि ही देते थे अपने अधिकारी को। तो अधिकारी को भूमि देते 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 क्या एक टाइम ऐसा था ना कि राजा से ज़्यादा ना अधिकारी के पास ही भूमि हो जाता था। उसी उनको मतलब कि जो भूमि देने वाले उनको सामंत बोलते थे, तो सामंत बोलते थे। उसी तरह से गुप्ता वंश ना यही इन्हीं सामंतों में से एक थे, उनके बहुत सारे सामंतों में से एक निकले गुप्ता वंश। तो ये बोला जाता है, माना जाता है कि कुषाण के प्रमुख सामंत गुप्ता ही थे। ओके, हाँ तो देखिए इसमें लिखा ही हुआ गुप्ता शासक वैश्य थे, यानी विष्णु के उपासक को वैश्य बोला जाता, शिव के उपासक को शैव। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। मैंने बोला ना ये कुषाण के सामंत माना जाता है। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी, यानी बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहे। ऐसे अभी तक हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मगध में, ये मगध बिहार में ज़्यादा चल रहा है ना वर्चस्व। मौर्य वंश, उसके बाद जो भी वंश आ रहे हैं ज़्यादा मतलब बिहार में ही डेवलपमेंट वगैरह, तो इन्होंने बिहार से ज़्यादा यूपी में गए, वहाँ रहे। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। ओके, तथा इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे और इसके अगले शासक श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, यानी कि वास्तविक संस्थापक ना चंद्रगुप्त प्रथम कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम वो स्टार्ट किए मेनली अपने वंश के लिए। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में शासन किया। देखिए ये सामंत के रूप में शासन किए, मतलब अपना वर्चस्व में आपको राजा नहीं घोषित कर पाए, अतः वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते। इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, क्योंकि वो अपने आप को राजा बोल दिए। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी जो थी ना, लिच्छवी कहाँ पे, नेपाल के पास है, यहाँ नेपाल है, बिहार के ऊपर नेपाल है, तो राजकुमारी देवी से विवाह किया और इन्होंने उन्हें राज रानी की तथा मतलब देवी से शादी किया। उसके बाद राजा रानी टाइप का एक सिक्का चलाया, जो इसमें मतलब एक राजा है एक रानी का सिक्का में राजा रानी दोनों का फोटो रहता था। तो राजा रानी का सिक्का किन्होंने चलाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी का सिक्का किन्होंने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम है, क्योंकि श्रीगुप्त घटोत्कच जो सामंत के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद इनके जो अगले शासक आए, मतलब कि चंद्रगुप्त हैं, उनके बेटा समुद्रगुप्त रहे। उनके बेटा समुद्रगुप्त, जो इनकी वाइफ थी ना, उन्होंने जो शादी किया कुमार देवी से, लिच्छवी वंश की, उन्हीं से ये बेटा हुए थे समुद्रगुप्त। तो ये इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहोत्री भी बोला जाएगा। देखिए ये कुमारी देवी के पुत्र थे, अतः इन्हें खुद को लिच्छवी दहोत्री यानी लिच्छवी का नाती कहा गया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम कांच था, यानी समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। तथा समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रमणकारी और विस्तारवादी थी, अतः इन्होंने अशोक के विपरीत थे। मतलब कि इनका नीति था ना कि मार के हड़प के किसी तरह से, मतलब कि सारा जगह अपना वर्चस्व, जैसे यहाँ पे था समुद्रगुप्त मेनली यहाँ पे रह रहे थे, तो ये इधर भी जीते इधर भी जीते, सारे जगह वो हड़प नहीं एक तरह से आक्रमण करके अपना जीत के और वो जगह को अपनाने का मेनली था। और जैसे अशोक तो वे थे ना शुरू में, लेकिन फिर बाद में क्या किए, वो बौद्ध भिक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सब जगह अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किए।
तथा इन्हें आर्यवर्त यानी उत्तर भारत कहाँ है, इधर ये ऊपर वाला उत्तर भारत है, पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब के राजा को जीतकर, जम्मू कश्मीर ये के राजा को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि अपने में मिलाते गए, जिनको भी जीतते गए अपने में मिलाते गए। जबकि दक्षिणी वर्त यहाँ था उत्तर प्रदेश, ऊपर वाला जितना भी जीते ना उसमें अपने में मिला लिए, बट नीचे वाला जो जीते ना तो उसमें से यहाँ से बीच में, तो पता हम लोगों की यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से नीचे जाना रहना इतना ईजी नहीं रहता था, तो यहाँ वाले राज्यों को रहने दिया, यहाँ से इन लोग इनसे टैक्स वसूलते थे, जिनको जीते थे ना वहीं से जीतकर साम्राज्य में मिला लिया, तथा दक्षिणीवर्ती राजा 12 राजाओं को पराजित कर दिया तथा उनसे टैक्स वसूलते थे। इन्होंने ही विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरनी बंद कहा गया। इस तरह का जो विजय अभियान उन्होंने दक्षिणी भारत को भी जीता, इसलिए उन्हें धरनी बंद कहा गया। इतिहासकार बी स्मिथ हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। बी स्मिथ इतिहासकार है, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा है। और पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों जगह का पानी पीता था। मतलब कि ये बोला जा रहा है पुराणों में, जो भी उनके जो वो तो समुद्रगुप्त थे ना, तो उनके टाइम में वो बहुत सारे विद्वान भी रहते होंगे, तो बुक सब लिखाता हो ना, तो उसमें भी बोला गया है, मतलब ये चीज़ का चर्चा किया गया कि वो तो साउथ को जीते थे यानी उत्तर भारत को, और नॉर्थ को भी जीते थे, तो वहाँ तो गए नहीं, बट वहाँ का टैक्स लेते थे। तो उनका घोड़ा जहाँ तक भी जाता था ना, ये तीनों, ये समुद्र है ना, इसके तीनों तरफ का पानी घोड़ा पी सकता था। और किसका घोड़ा पी सकता था पूरा पानी? जिसका वर्चस्व रहेगा। घोड़ा से रिलेटेड अश्वमेध यज्ञ भी पीछे हुआ था, देखे थे ना, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ 2 बार। तो उसी तरह से इनका घोड़ा भी न सब जगह पानी पी सकता था, इसीलिए ये उनके घोड़ा को कहाँ गया, तीनों समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। ठीक है, इसीलिए उनको धरनी बंद भी बोला गया, क्योंकि उनका घोड़ा तीनों जगह पानी पीता था। तो समुद्रगुप्त का बहुत सारा नाम है। पहला धरनी बंद, फिर कविराज, वो कवि भी, मतलब वो कवि भी थे। फिर उन्होंने मयूसरी का सिक्का भी चलाया है। श्रीलंका के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त ने उस मंदिर को बनवाने की अनुमति दे दिया, और समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में है, तथा उन्होंने बौद्ध के लिए बनवाया, मतलब प्रयाग परिस्थिति अभिलेख। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्रह युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन थे। ये पूछा जाता है, हरिसेन किन के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के थे, क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त भी, जो समुद्रगुप्त है वो भी कवि हैं, लेकिन उनके दरबारी कवि थे, जो दरबार का जो भी लिखते थे वो हरिसेन थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरबारी कवि किन के कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की। समुद्रगुप्त कवि थे तो खुद वो कृष्ण चरित्र की पुस्तक की रचना की, जिसके कारण इन्हें कविराज भी कहा गया। इन्होंने सिक्का पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक के वेशभूषा दिखाया, इसीलिए इन्होंने मतलब कि बीना और सैनिक वाला सिक्का चलाया। फिर मयूर वाला भी चलाएंगे। समुद्रगुप्त सबसे अधिक प्रचलित मयूर शैली सिक्का हुआ, मतलब उसमें मयूर का, मोर का चिन्ह बना हुआ था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त, अब उनके बेटा 2 आएंगे। समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा प्रथम। अब इनके बेटा ना एक रामगुप्त है और एक चंद्रगुप्त द्वितीय रहेंगे। ठीक है, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन रामगुप्त है ना, ये बदमाश रहते हैं और ये थोड़ा सा भ्रष्ट रहते हैं, दारू मदिरा ये सब में ज़्यादा ये सब में थे। तो इसीलिए रामगुप्त ही पहले राजा बनते हैं समुद्रगुप्त के बाद। लेकिन इनका नाम ये जब क्या बोलते हैं, ये जब मतलब कि जनता के समर्थन में नहीं रहते, जनता इनसे मतलब आक्रोश रहती है, तो ये समुद्रगुप्त जो है ना बहुत ही न्यायवादी रहते, तो ये अपने भाई को ही, रामगुप्त को मार देते हैं और अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज का चर्चा ना देवी चंद्रगुप्तम बुक में है।
चलिए इसमें लिखा ही होगा नोट्स में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने शाकों का अंत कर दिया, पूरी तरह से शाक का अंत कर दिया। और जबकि ये शाक के ही सामंत थे तो अपना वंश का मतलब वर्चस्व रहने दिए, शाक का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने कौन सा उनको उपाधि मिला? धरणीवंत, कविराज, ओके, और भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दोहित्र, 4 उपाधि। और इन्होंने शाक का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि कर दी। मतलब विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? सूरवीर, यानी सब चीज पे आदित्य पा लेना। इतिहास के 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया तथा इन्होंने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। न्याय के लिए एक सिंहासन बनाया जो पत्थर का बना हुआ था। इन्होंने सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का किया, क्योंकि गुप्ता टाइम में हिंदू धर्म का और वेदों का मतलब ज़्यादा ही विख्यात हुआ, तो इन्होंने हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार किया। उस टाइम में दरबारी जो भी बनते थे ना, अधिकारी वगैरह, उन लोगों को ना पूरा नॉलेज हो, मतलब पहले उनका टेस्ट लिया जाता था, पूरा नॉलेज किसको क्या बोला जाता है, पूरा चीज़ का नॉलेज उसके बाद ही बनते थे। उन लोग विद्वान वगैरह मतलब रखते थे। देखिए ये भी विद्वान रखेंगे, जैसे कनिष्क ना, मतलब कि चरक, नागार्जुन, पाशव, परशुमित्र, ये सब विद्वान के रखे ना। लेकिन चंद्रगुप्त ना एक नवरत्न, मतलब 9 विद्वान रखेंगे, 9 रत्न उनको बोला गया है। इनके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, जिनके बारे में कालिदास, फिर अमरदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला गया है, फिर बरमिहर, धन्वंतरी, ये सब प्रसिद्ध थे। अब धन्वंतरी थे, वैद्य थे। देखिए अब वैद्य के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम सबसे पहले वैद्य के बारे में कब पढ़े? जब बिंबिसार, हम लोग सबसे पहले हर्यक वंश पढ़े थे, बिंबिसार। उस टाइम कौन वैद्य था? जीविका एक वैद्य था, ओके, एक जीविका वैद्य था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कनिष्क के टाइम में चरक नाम के एक वैद्य हुए, क्योंकि इन लोगों का नाम पूछता है कि इनके वैद्य कौन थे। और धन्वंतरी किनके वैद्य रहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, धन्वंतरी, ओके। तो 3 ये जो वैद्य है ना, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होना। जीविका, चरक, धन्वंतरी, जीविका, चरक, धन्वंतरी। बिंबिसार के टाइम में जीविका थे, कनिष्क के टाइम में चरक थे और चंद्रगुप्त के टाइम में धन्वंतरी थे, ओके। नवरत्न थे, नवरत्न में कालिदास सबसे प्रमुख थे, फिर अमरदास, धन्वंतरी, ये सब थे। बरमिया, चंद्रगुप्त के दरबार में चीनी बौद्ध फाहियान भारत आया था। देखिए चीन से ना भी फाहियान जो यात्री है ना, वो चंद्रगुप्त के द्वितीय के टाइम में आया था। इसका विवरण जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो फाहियान आया, इसका विवरण उसने अपने बुक फ्यू क्यूकी में किया है। ये कौन लिखा है? फाहियान ही लिखा है बुक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बनेंगे तथा इन्होंने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमारगुप्त ने। एक और है विश्वविद्यालय। देखिए विश्वविद्यालय में पीछे से हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले मौर्य वंश के टाइम में उस टाइम सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय प्रमुख था? तो तक्षशिला, जो पाकिस्तान में, यहाँ पे तक्षशिला ही मेन इम्पोर्टेंट था, पढ़ाई का केंद्र था, वो शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में ये तक्षशिला, तो यहीं पे था मौर्य वंश का शिक्षा केंद्र। कौन बनाया था तक्षशिला को? तो राजा तक्ष ने बनाया था। ये एक यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर कौन सा यूनिवर्सिटी बना? यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बनेगा, जो ये कुमारगुप्त बनवाएंगे। फिर एक और, ये सब बौद्ध मेनली पहले ना कुछ मतलब अभी के टाइम जैसा नहीं ना पढ़ाया रहता, तो पहले वेद वगैरह, बौद्ध सब, ये सब इन्हीं लोग का सब पढ़ना रहता था, किताब वगैरह। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में ना एजुकेशन सेंटर बनाया गया बौद्ध का ही, मतलब कि महायान शाखा का मिलता था पढ़ाई। फिर एक बिहार में एक और आगे चल के पाल वंश आएंगे, उसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनेगा भागलपुर में, ठीक है, वो पाल वंश के बनाएंगे।
ठीक है। तो 3 विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट, तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट था, फिर नालंदा विश्वविद्यालय बना, फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बना। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त बने, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाना। इन्हें महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान जो शाखा था ना बौद्ध धर्म का, हीनयान महायान, तो महायान शाखा जो मॉडर्न था वो वाला का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय में करवाया। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी, ये मैंने बताया। इसकी वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बना। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल रहने के लिए मिला नालंदा विश्वविद्यालय में। 1198 ईस्वी में ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। ये जो मुस्लिम अटैक होगा उसके बाद जो आएगा ना मोहम्मद गौरी वगैरह, फिर उसका सेनापति रहता है ऐबक का फिर सेनापति रहता है बख्तियार खिलजी। वो ना नालंदा विश्वविद्यालय को वो मिलनी था ना, आया तो बहुत ही कट्टरवादी था, सब जगह मतलब कि अपना वर्चस्व चलाना चाहता था, मुस्लिमवादी। जितने भी पढ़ाई के या हिंदू के जो भी मंदिर वगैरह थे वो सब तोड़वा दिया, लेकिन इसमें से नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख है, उसको तोड़वा दिया। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था पढ़ाई का, उसमें बहुत सारे चीज़ जल गए थे, बहुत सारी बुकें। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बनेगा, तथा स्कंदगुप्त में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। देखिए पुनर्निर्माण, फिर स्कंदगुप्त, आगे चल के पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त। इसके पहले किसने करवाया था? इसके पहले क्या था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था सुदर्शन झील, और फिर रुद्रदामन, एक हम लोगों ने ISP में देखा ना, शाक्य वंश के रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया, फिर अब स्कंदगुप्त करवाया। ये सब नाम देखिए याद करते चलना है, भूलना नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा पिछले वाला लेके रिवीजन करवा रही हूँ। इसके अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, ये जूनागढ़ अभिलेख मिला जिसमें यह जानकारी समुद्रगुप्त के हुंडों के आक्रमण को भी असफल कर दिया। मतलब कि बताया जा रहा है कि हुंड का उस टाइम ना, मतलब कि हुंड जो थे ना बाहर से, वो उन्होंने भी समुद्रगुप्त पे आक्रमण किया था, तो समुद्रगुप्त ने उनको विफल कर दिया, यानी उस पर जीत पाई थी हुंडों से जीत कौन पाया? समुद्रगुप्त ने। तो इसका पता कहाँ से चलता है? जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है। इसके बाद गुप्ता वंश बहुत ही छोटे छोटे शासक में बन गए। मेन इम्पोर्टेंट गुप्ता वंश में चार है। चार कैसे? हाँ, श्रीगुप्त जो संस्थापक है, इन लोग का भी नाम याद रखना है। फिर घटोत्कच, फिर इनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त तो मर ही गए, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाएंगे, और उसके बाद स्कंदगुप्त। 6 राजा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में फिर ऐसे ही बढ़ते गए। तथा भानुगुप्त के आयरन अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मतलब कि जो भानुगुप्त है ना, उनका एक आयरन अभिलेख में, उसमें मतलब सिर्फ सती अभिलेख में ही बताया गया कि सती प्रथा क्या था कि जेंट्स, जब किन्हीं के जेंट्स मतलब कि मरते थे किसी के हस्बैंड, तो उनके साथ साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। यही सती प्रथा का भी प्रमाण यहाँ से मिला है, आयरन अभिलेख से। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ ना, एक लाइन सब इम्पोर्टेंट है। आयरन अभिलेख किसने करवाया? तो भानुगुप्त ने। तथा इसे सती प्रथा का जानकारी गुप्ता वंश में किस अभिलेख से मिलता है? तो आयरन अभिलेख से। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहे। मेन अंतिम शासक अब विष्णुगुप्त रहेंगे। तथा इस वंश के विनाश का कारण हुंडों का आक्रमण, जो बाहर से हुंडों का आक्रमण हुआ ना, हमने देखे ना कि समुद्रगुप्त उस टाइम तो हुंड का आक्रमण को रोक दिए थे, लेकिन आगे उसी तरह से बाहर से हुंड का आक्रमण न होते रहा, होते मतलब कि उसके जो कमजोर शासक रहेंगे उनसे हुंड जीत जाएगा। तथा हुंड के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया, यानी छोटे छोटे भूमि लेके अपना अलग अलग हो गया। और जिसे सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। अब इसका भी सामंत पुष्यभूति, देखिए यही प्रथा है। जो सामंत वगैरह होते हैं ना, जो अधिकारी वगैरह, उनको जमीन देवला जो प्रथा था ना,
अब अधिकारी के पास ज़्यादा जमीन हो जाता था तो वही अब अधिकार जलाने लगता था। तो ये हो रहा सामान, जैसे कि क्या, हाँ, जैसे कि कुषाण है ना प्रमुख सामंत, कुषाण के प्रमुख सामंत गुप्ता बने, इसी तरह से गुप्ता के प्रमुख सामंत पुष्यभूति बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट था देख लिया। अब गुप्ता वंश के प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, तो मेनली उसमें भाषा संस्कृत चलता था। वर्तमान में हिंदू धर्म का जो भी बोलबाला है, जो भी है, वो गुप्ता धर्म का देन है। यानी कि गुप्ता काल के टाइम में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा विकास हिंदुओं का हुआ गुप्ता वंश के टाइम में। गुप्ता वंश की राजधानी कौशाम्बी थी। ये देखा ना हम लोगों ने कि गुप्ताओं ने बिहार से ज़्यादा यूपी में ध्यान दिया, तो यहाँ कौशाम्बी को बनाया। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था, यानी कि टैक्स लेना, भूमि के पर टैक्स लेना। यह 1/4 से लेकर 1/6 भाग हो सकता था। मतलब कि जितना भी, जैसे एक भाग है ना, तो इसमें 1/4 4 भाग है ना, तो उसमें से 1/4 भाग लेगा, मतलब टैक्स के रूप में जाएगा। 4 में एक टैक्स के रूप में, नहीं तो 1/6 भाग जाएगा। इसका 6 भाग बनेगा, उसमें से 6ठा भाग टैक्स के रूप में जाएगा। भू राजस्व को हकद या नकद या मेघ अनाज के रूप में दिया जाता था। इस समय सबसे बड़ी इकाई देश थी, यानी सबसे बड़ी इकाई जो भी माना जाता था, जैसे अभी भी देश है, उस टाइम भी सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश का सर्वोच्च राजा कहलाता था, जो न्याय के लिए सर्वोच्च था। मतलब अभी जैसे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, उस टाइम राजा वगैरह ही न्याय करते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जो ग्रामीण के अधीन होती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार आमत्य थे, जो वर्तमान में डीएम के आमत्य है ना, मेनली अभी डीएम का जो पद है ना, उसी को आमत्य बोला गया। और एक टाइम आमत्य मंत्री भी बोला जाएगा। आमत्य को पीछे हम लोगों ने गुप्ता वंश में देखा था, मंत्री बोला जाता था, मंत्री को आमत्य। देखिए, जो ये प्रशासन व्यवस्था है ना, इसको आपको इम्पोर्टेंट याद रखना, जिसका बारे में देखिए पीछे हम लोग को मौर्य वंश का भी प्रशासन व्यवस्था देखना बताया गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दिया गया। इसमें जैसे कि आमत्य बोला गया कि इसको डीएम इक्वल टू आमत्य। और हम लोगों ने एक अलग से मतलब देखा था, कॉलम बना के ही था नोट्स में, कि जैसे पुलिस को क्या बोला जा रहा था, रक्षणी बोला जा रहा था। और धन से रिलेटेड जो काम कर रहे थे उनको दीवानी बोला जा रहा था, दीवानी व्यवस्था। फिर हाँ, और साथ, हाँ, जैसे कृषि कंट्रोल करने वाले को सीत बोला जा रहा था, सीत अध्यक्ष। ठीक है, फिर टैक्स कलेक्ट करने वाले को समहर्त बोला जाता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो संभालते थे अबाटिका बोला जाता था। और जो मुद्रा यानी कि पैसा वगैरह कलेक्ट करते थे उसको लक्ष्मण अध्यक्ष। तो इस तरह से जो उसमें याद करना था अध्यक्ष वगैरह का नाम कि किनको क्या बोला था। तो उसी टाइम इस टाइम में भी है कि आमत्य को डीएम बोला जाता था। डीएम को मतलब जैसे अभी डीएम का पोस्ट है उस तरह से आमत्य। फाहियान के अनुसार, जो चीनी यात्री फाहियान था के अनुसार, अस्पृश्यता छुआछूत थी। यानी उसने अपने बुक में बताया कि इंडिया में उस टाइम छुआछूत को भी मान दिया जाता था। निम्न जाति के लोग को चंडाल या अत्यंत कहा जाता था। ये सब तो हम लोग देखिए वगैरह बुक वगैरह और पहले भी पढ़े ही हैं कि निम्न जाति उच्च जाति का प्रथा मतलब चलने लगा। हिंदू में ये सब ज़्यादा चलता। तो हिंदू का जो वर्चस्व है गुप्ता वंश के टाइम में हुआ, तो उस टाइम निम्न जाति उच्च जाति भी वर्चस्व में आया। हिंदुओं में ही सती प्रथा था, तो सती प्रथा भी देखने को मिल रहा है। कौन से अभिलेख में? एरन अभिलेख में सती प्रथा का है। फाहियान के अनुसार छुआछूत था, निम्न जाति के लोग को चंडा बोल रहे थे। इस समय स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, मतलब स्त्री शिक्षा ले सकती थी। उसे जो शिक्षा लेती थी उनको देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा, सती प्रथा का भी प्रचलन था। ये सब हिंदू में सबसे पहले बहुत प्रचलन में था। मॉडर्न इंडिया तक चला है, कितने बाद आके सती प्रथा खत्म हुआ। इस समय वैश्यवृत्ति भी थी। वैश्यवृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणित या कूटनी कहा जाता था।
मतलब वैश्यवृत्ति जो कोठा वगैरह पर रहती है ना, उस तरह से। इस समय गणित ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि गणित वगैरह पढ़ाई लिखाई, ज्योतिष, ये एस्ट्रोनॉमी, ये सब पे ज़्यादा विकास हुआ। क्योंकि इसमें देखिए हम लोग को इतना विद्वान, नौ विद्वान देखने को मिले समुद्रगुप्त के टाइम में, तो समझिए विद्वानों का टाइम में भी है। इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय ये सब बना, तो समझिए पढ़ाई लिखाई वाला भी कुछ बात हो रहा है, यानी गणित ज्योतिष का भी सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण भी गुप्ता काल में हुआ। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या 29 है, मेनली 29 है संख्या अजंता की। 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्ता काल की है। अब उसमें 19 जितना है, उसमें 16, 17, 19 गुफाएं गुप्ता काल की है। अजंता में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के बारे में मतलब जानकारी मिलती है। तो अजंता की गुफाएं, ठीक है। गुफाओं के मध्य में ही बाघ की गुफाएं बनाई गई है। जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में बाघ का गुफा बना है गुप्ता काल में ही। गुप्ता काल में गुफा वगैरह ज़्यादा बन रहा है। देखिए गुफा से नाम है तो गुफा वगैरह याद रखिए। गुप्ता काल में अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, जिसको बाद में रोहनिया वगैरह मुसलमानों ने बम से उड़ा दिया था, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान के आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया था। तो ये बामियान मूर्ति कब बना? गुप्ता काल में ही बना। सबसे लंबा ऊंची मूर्ति थी वो। अब देखिए यहाँ पे जो सुदर्शन झील है ना, ये इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए नोट्स में देखिए अलग से करके दिया हुआ। हम लोगों ने सुदर्शन झील देखा ही था। सुदर्शन झील किन्होंने बनवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया। कौन? राज्यपाल का नाम पूछा जाता है, पुष्यमित्र वैशव थे। पुष्यमित्र वैशव थे, मेनली पुष्यमित्र के नाम से ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। पुष्यमित्र वैशव थे, वैश्य थे, पुष्यमित्र वैश्य थे। फिर इसके बाद किन्होंने करवाया? अशोक ने करवाया। अशोक ने फिर जीर्णोद्धार करवाया। चंद्रगुप्त के पोता थे अशोक, जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया। राज्यपाल कौन थे? तुषाप थे। तुषाप थे, नाम देखिए ना थोड़ा सा कंफ्यूज, तुषाप, सांप जैसा, अशोक साप, अशोक साप। तो अशोक का राज्यपाल तुषाप थे, चंद्रगुप्त के पुष्यमित्र वैश्य थे। इसके बाद रुद्ररामन जो शाक्य वंश के थे, उन्होंने सुविशाख से करवाया। फिर स्कंदगुप्त जीर्णोद्धार पर्णदत्त से करवाया। ये राज्यपाल का नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि किसके टाइम में कौन थे। तो पहला पुष्यमित्र, पी से याद रखिए, पुष्य के बाद तुषाक, टी आता है, पुष्यमित्र, तुषाक, फिर सुविशाख, पर्ण। ओके, तो पी आगे आगे पी याद रखिए, पुष्यमित्र, पर्णदत्त, पर्णदत्त और तुषास और सुविशाख, बीच से याद रखिए। टी एस PTSP, PTSP मतलब कि देखिए बीपीएससी पीटी पास करेंगे तो एसपी बनेंगे, इसी तरह से याद रखना है, ऐसे याद रखना है। पीटी पास करने के बाद अगर बीपीएससी में हो गया तो एसपी बनेंगे, इसी तरह से याद रखना कि पुष्यमित्र वैश्य, तुषाप, सुविशाख और पर्णदत्त। ये मैंने अपना याद करने का थोड़ा सा मेरे माइंड में जो आया वो मैं बता रही हूँ। आप कुछ और भी अपना सोच के याद कर सकते हैं, लेकिन ये PTSP याद रख सकते हैं, इजी है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ हम लोगों ने क्या देखा, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि गुप्ता किसके सामंत थे? तो शाक के। तो शाक का अंत किन्होंने किया? गुप्ता ने किया। अब गुप्ता का अंत कौन करेगा? हुंड करेगा। हुंड का आक्रमण बार बार हम लोग देख रहे हैं। हुंड का आक्रमण को 2-3 बार हमेशा हो रहा था। तो एक बार हुआ तो स्कंदगुप्त ने दबा दिया, लेकिन बाद में जब विष्णुगुप्त के जो लास्ट शासक उनके बाद कोई नहीं दबा पाया। मतलब हुंडों का वर्चस्व आगे बढ़ गया। ये इसके सामंत ही थे गुप्ता के। तो गुप्तों का अंत किसने किया? हुंड ने। और शाक का अंत गुप्ता ने, गुप्ता का अंत हुंड ने। इस तरह से याद रखना है ये सीरीज।
शाक का अंत, शाक के बाद गुप्ता, गुप्ता का गहन, हुंड, इस तरफ। ठीक है, एक चीज और हम लोगों ने देखा है, देखिए एरोन अभिलेख, जो एरोन अभिलेख है ना, एरन अभिलेख है ना, एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा का पता है, लेकिन एक एहोर अभिलेख है, एहोर, दो ये नेम सेम लग रहा है। ये है ना जो पुलकेशिन द्वितीय आएगा ना चालुक्य वंश का, आगे हम लोग जब नीचे वाले पढ़ेंगे यहाँ पे चालुक्य वंश रहेगा, तो ओहो मैंने पूरा मिटा, जो चालुक्य वंश वाले आएंगे ना तो वो एहोर अभिलेख, वो पुलकेशिन द्वितीय बनवाएगा। ये जो एनहोर अभिलेख है, एनर अभिलेख, ये भानुगुप्त ने बनवाया, जहाँ से सती प्रथा का पता चल रहा है। ओके, ये एहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य ने बनवाया है। इस टाइम ही हर्षवर्धन जो है ना इंडिया, हर्षवर्धन जो नर्मदा नदी में हार जाएगा। मतलब बस ये याद रखना कि एरन और एहोर दो नाम है। तो एहोर है जो बाद में आएगा पुलकेशिन द्वितीय का टाइम है, एनर अभिलेख से भानुगुप्त ने बनवाया, सती प्रथा का पता चलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हुंडो, हुंडो का क्षेत्र फारस ईरान से अफगानिस्तान तक था। यहाँ इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक इधर होते जा रहा। तो हुंडो का क्षेत्र ये मेनली यहाँ फारस में था, अफगानिस्तान तक। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बमियान में, बमियान में बौद्ध मूर्ति किन्होंने बनवाया, तो गुप्ता वंश में ही बना। और किसने तोड़ा, तो रोहानिया मुसलमानों ने। ठीक है, फिर तारमन तथा मिहिर कुल दो प्रमुख हुंडा आक्रमणकारी का दो प्रमुख कुल था ना, तारमन और मिहिर कुल। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें हुंड के आक्रमण की जानकारी मिलती है। पीछे देखें हम लोगों ने, इसमें से हुंडों के लिए मलेच शब्द का यूज किया। मलेच शब्द किसका यूज होता है, मलेच शब्द का यूज किस लिए होता है, खराब के लिए। तो मलेच शब्द का, अभी मलेच मतलब खराबी एक तरह से, तो हुंडों के लिए मलेच शब्द का यूज हुआ है। किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ है, गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन ने भी बनवाया, वहाँ पे सुदर्शन झिल के भी पता है। ठीक है, इसके बाद वर्धन वंश आएगा, पुष्यभूति वर्धन, इसके जो सामंत, हुंडों ने भी आक्रमण किया और एक तरह से वर्धन वंश भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब कि ये जो हुंड था ना, उसी में से एक जो सामंत था उसका नाम था पुष्यभूतिया, वो अपना नाम पे ही मतलब कि वंश का नाम रख दिया वर्धन वंश, हुंडों का ही है नाम, हुंडों में से एक है। तो हुंडों के बारे में भी देख लेते हैं। वर्धन वंश है ये जो नेक्स्ट वंश, वर्धन वंश, ये देख लेते हैं। तो इसके फाउंडर कौन रहेंगे, पुष्यभूति वर्धन ही रहेंगे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन रहेंगे, जो गुप्ता के सामंत थे। इन्होंने ही अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाया। गुप्तों ने कहाँ बनवाया था, कौशाम्बिक में, ये हरियाणा के थानेश्वर में बनवा रहे हैं इसके यहाँ पे। इस वंश का अगला शासक प्रभावक वर्धन बनेगा, यानी पुष्यभूति के बेटा प्रभावक वर्धन बनेगा। प्रभावक वर्धन के 3 संतान रहते हैं। जो प्रभावक वर्धन है उसका 3 संतान रहता है, एक बेटी 2 बेटा। राजवर्धन, फिर हर्षवर्धन, राजश्री। राजवर्धन जो बड़ा बेटा रहते हैं, हर्षवर्धन छोटे बेटे, फिर राजश्री। ठीक है, तो राजश्री का ना विवाह जो कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हो जाता है। देखिए अब वो जिससे शादी हो रहा ना उसका भी नाम ब्रह्मन से ही है। तो उस जो राजश्री है ना उसका, उनकी जो बेटी है उनका विवाह, प्रभावक वर्धन की बेटी का विवाह कन्नौज में हो जाता है। जैसे यहाँ पे है ना हरियाणा, यहाँ पे कन्नौज एमपी के पास, यहाँ पे आके विवाह होता है। ठीक है, लेकिन मालवा के देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन इनका हस्बैंड था, इनकी जो बहन थी हर्षवर्धन की, राजश्री, उनको मार देता है। कौन मारता है, तो देवगुप्त ने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक चीज निकाल देती हूँ। ये जो पहले बता देती हूँ, प्रभावक वर्धन थे, उनके 3 बच्चे। पहला राजश्री थी जो बेटी,
और फिर राजवर्धन और हर्षवर्धन, जिनके बारे में तो पता ही होगा, हर्षवर्धन महान राजा। राजश्री का विवाह किन से हुआ? तो ग्रहवर्मन से हुआ। ये ग्रहवर्मन को कौन मार दिया? देवगुप्त मार दिया। ये जो देवगुप्त था ना, ये मार दिया। तो ये तो हो गई विधवा, इनको भी मारना चाहा। मार के यहाँ का जो राज्य था ना, कन्नौज के पास में शादी हुआ, तो कन्नौज को हथियाना चाह रहा था। लेकिन देवगुप्त को इनके जो भाई थे बड़े वाले, राजवर्धन यहाँ पे आके मार गए, यानी अपने बहनोई और बहन का बदला ले लिए। तो देवगुप्त, राजश्री तो बच गई, वो जंगल भाग गई थी, तो उन सिर्फ ग्रहवर्मन मर गए, राशि बच गई, तो अपनी बहन को मतलब बचा लिए राजवर्मन ने। लेकिन राजवर्धन थे जो, बर्मन और वर्धन में अंतर, ये बर्मन है, वर्धन है। तो ये जो राजवर्धन है, इनको जो बंगाल का एक शासक रहेगा ना, शशांक मार देगा। ओके, मतलब इनको भी मार दिया, इनके बड़े भाई को भी मार दिया। तो ये कट हो गए, ग्रहवर्मन को मार दिया देवगुप्त को राजवर्मन, और राजवर्मन को शशांक। अब शशांक को जो इनके भाई हैं छोटे वाले हर्षवर्धन अब आके शशांक को मार देंगे। तो शशांक को तो मार दिया, तब देखिए ये सब तो पूरा तीनों मर गए, नीचे का फिर ये भी मर गया। तो राजा कौन बनना चाहिए? हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन क्या था ना, वो तो मतलब इनोसेंस थे बेचारे, वो ना अपनी जो बहन थी राशि, उन्हीं को मतलब रानी वगैरह रहने दिया, और उनके संरक्षण बस करता था, मतलब देखभाल जो भी करना था। तब बट वो राजा नहीं अपने आप को बनाया, वो प्रतापी था पर वो बनाया नहीं, अपनी बहन को ही रानी बना कर रखा। ठीक है, और यही बहन की रक्षा करने में वो अपना खुद भी शादी नहीं किया, इसी कारण हर्षवर्धन जो वंश था आगे उतना नहीं बढ़ा, नहीं तो उसके आगे वर्धन वंश भी आगे बढ़ता, और फिर और इंडिया में जो भारत का और वर्धन वंश का आगे भी देखने को मिलता। ये वर्धन वंश यहाँ तक देखने का रहेगा इसके। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, एक बार और, राजश्री का हस्बैंड देवगुप्त, इसको कौन मारेगा? सॉरी, ग्रहवर्मन, मैं ना बोलने चाह रही थी जो बोल ली थी। ग्रहवर्मन, इसको इंड कर देंगे देवगुप्त को आके मार देगा इनका बड़े भाई राजवर्धन, फिर राजवर्धन को मार देगा शशांक और शशांक को हर्षवर्धन बच गए। अब दोनों भाई बहन मिलके मतलब राज सिंहासन चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ वो पढ़ लेते, अब समझ में आएगा। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हो गया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। जो मालवा था ना, कहाँ पे था? यहाँ पे हर्षवर्धन कहाँ थे? हरियाणा के पास, इनका थानेश्वर में था, लेकिन बहन का शादी कन्नौज में हुआ, तो यहाँ पे आ गए बचाने के लिए अपने, यानी यहाँ पे हड़पना चाहा। और मालवा कहाँ था? मालवा ऊपर था? नहीं, मालवा नीचे, मालवा इधर था। तो मालवा इधर से आक्रमण किया था ये, तो इसको भी यहाँ पे मार दिए। ठीक है, तो देख रहे हैं अगल बगल पास का ही एरिया, इस तरह से एरिया बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर राजश्री के विवाह कन्नौज से हो गया। ठीक है, मालवा के देवगुप्त को मार दिया, किंतु राजश्री जंगल भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन जो बड़े भाई हैं, ये जो बड़े भाई हैं वो हत्या कर देंगे देवगुप्त के, यानी अपना बदला ले रहे बहनोई का। फिर गौड़ के जो बंगाल शासक रहता शशांक, अब बंगाल कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ बिहार, यूपी, जो हरियाणा इधर है, ये बंगाल से आके यहाँ पे राजवर्धन जो राज कर रहा है उनका बड़ा भाई, वो आके मारेगा। यहाँ पे इतने सारे लोगों को देखने को मिल रहा। ठीक है, तो शशांक आके मार देगा। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही इन्हें, जो शशांक था ना, उसने बौद्ध जो ट्री था ना, बौद्ध वृक्ष ट्री, उसको भी कटवाया था शशांक। ठीक है, वर्तमान बौद्ध जो अभी जो वर्तमान में बौद्ध वृक्ष ट्री है वो 6ठी शताब्दी वाला, यानी 6ठा बार लगाया गया। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दिया। जो उनके दूसरे भाई हैं राजश्री के,
बड़े वाले भाई तो मर गए, शशांक मार दिया राजवर्धन को। अब हर्षवर्धन आके शशांक को मार रहे हैं। यहाँ तक हो गया। हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां थी, राशि का पता लगाना और साम्राज्य को संभालना। फिर हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राशि का पता लगाया। वो तो जंगल भागी थे ना, इसलिए लिखा हुआ है इतना विस्तार में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना दिया, वहां हरियाणा से चले आए। अब कन्नौज बीच में एमपी में है कन्नौज, वहीं पे अपना राजधानी बना दिया और अपने साम्राज्य को संभालने लगे। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा नहीं साबित किया, बल्कि राजश्री के संरक्षण में यानी उनकी बहन के संरक्षण में बनकर शासन को संभाला तथा हर्ष साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन जो साहित्य प्रेमी था, यानी साहित्य लिखने में वो उसको बहुत रुचि था, साहित्य प्रेमी। अभी भी साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार मिलता। तो उस टाइम भी समझिए प्रचलित है, ये बताना कहने का मतलब मेरा है कि उस टाइम साहित्य वगैरह बहुत चलता था, साहित्य लिखने वगैरह का। तो इसमें भी तो साहित्य में ही लगा रहा और उसने 3 पुस्तक लिख दिया, एक नागनंदन, रत्नावली या प्रियदार्शनिक। ये रत्नावली से क्वेश्चन पूछा हुआ, तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है, नागनंदन, प्रियदार्शनिक। देखिए प्रियदार्शनिक बुक है जो हर्षवर्धन लिखा, प्रियदर्शनी अशोक ने अपने आप को बोला था। तो ये सब डिफरेंस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हर्षवर्धन के अब दरबारी कवि जैसे हो रहे हैं, पीछे हम लोगों ने गुप्ता वंश में भी देखा दरबारी कवि थे, कालिदास, रामदास, अमरदास, जीवक, ये सब तो उनके दरबारी कवि वगैरह थे ना। समुद्रगुप्त में कवि सबसे इम्पोर्टेंट कवि राज को थे हरिसेन। ठीक है, तो यहाँ हर्षवर्धन का 3 बुक नागनंद, रत्नावली, प्रियदार्शनिक देख लिए। दरबारी कवि बाणभट्ट होंगे, बाणभट्ट का नाम सुने ही होंगे। बाणभट्ट 2 इम्पोर्टेंट जो बुक है, कादम्बरी और हर्षचरिता लिखा है। बाणभट्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कादम्बरी हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा गया, उन्हें शिलादित्य भी बोला गया। उनको एक उपाधि मिला, जैसे पीछे में विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी इनको एक उपाधि मिला शिलादित्य की। इनके काल में चोर डाकुओं का बोलबाला था। देखिए यहाँ पे बीच में कन्नौज, अब नीचे से अब दक्षिण भारत का हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ राजा, क्योंकि अब ऊपर वाले उतने इम्पोर्टेंट कोई बड़े राजा बचे नहीं। ओके, नीचे जैसे ही बड़े राजा ऊपर नहीं बचेंगे तो नीचे वाले जो छोटे छोटे राजा, उनका मतलब कि ऊपर में क्या ऊपर आना चाह रहे हैं, तो कौन कौन आना चाह रहा है, कौन कौन इम्पोर्टेंट राजा आया है, यानी दक्षिण भारत के बारे में भी अब पढ़ने को थोड़ा सा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग को चालुक्य वंश मिलेगा, चोल, पांड, चेर, नीचे में 3। ठीक, ये सब भी ऊपर, यहाँ पे बीच में राजकूट भी बीच में आएगा। ये सब ना यहाँ हर्षवर्धन का है ना, एक आगे जाके त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य को ही जीतने के लिए। तो ये नीचे से चालुक्य वंश, फिर राजकूट वंश, फिर बंगाल से, इधर गुजरात से भी सब राजाएं जाएंगे। 3 कूट में मतलब तीनों तरफ से जो युद्ध हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष, यही संघर्ष आगे दक्षिण भारत हम लोग पढ़ेंगे संगम काल, उसमें देखने को मिलेगा। यानी हम लोग को नीचे दक्षिण भारत क्यों देखने को मिला, क्योंकि ऊपर जो उत्तर भारत, मगध वगैरह का ये सब में साम्राज्य में छोटे छोटे अब उतने महान राजाएं नहीं रह गए, उतने बड़े राजा। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद कोई बड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शादी किया ही नहीं। तो यहाँ पे आते हैं बाणभट्ट का कौन कौन सा बुक है, 2 कादम्बरी और हर्षचरिता। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया, डाको चोरों का बहुत बोलबाला है। इनके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। मथुरा है जो यूपी में है, वो सूती वस्त्र का केंद्र था, सूती वस्त्र का। इस समय चीन का यात्री ह्वेंगसेंग भारत आया था, हम लोगों ने देखा ही ह्वेंगसेंग। अब फाहियान किसके टाइम आया, पीछे गुप्ता वंश के टाइम में। तो ये सब थोड़ा डिफरेंस याद रखिए चलिए। तथा 629 ईस्वी में जब ह्वेंगसेंग आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलाभद्र थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया। गुप्ता वंश में तो बन चुका है। तो गुप्ता के बाद इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय अब समझिए चल रहा है, तो उसके कुलपति बने हुए थे शिलाभद्र। तो ह्वेंगसेंग यात्री को
राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता था। क्योंकि ह्वेंसांग आया ना, वो भी मतलब कि यहाँ पे आया पढ़ाई करने, और यहाँ पे पढ़ के उनको फिर जो हर्षवर्धन है यहाँ पे अधिकारी नालंदा विश्वविद्यालय में मतलब टीचर के रूप में, एकदम समझिए कि टीचर ही, पंडित और शाक्य उस टाइम बोला जाता था, तो टीचर के रूप में मतलब नियुक्त कर दिए। तो इसका विरोध बहुत कुर करेंगे, यही मतलब हर्षवर्धन का जीतने का भी नहीं आगे कारण बनेगा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा टीचर अध्यापक का भी कार्य किए। ह्वेंसांग का विद्या ह्वेंसांग जो अब वो पढ़ाई लिखाई किए तो मतलब तेज तर्रार थे, विद्वान थे, तो देखकर हर्षवर्धन ने इन्हें प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाले जो क्या हो गया, हाँ, प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में जो होने वाला मोक्ष परिषद होता था, महामोक्ष परिषद क्यों होता था, बौद्ध धर्म के प्रचारक वगैरह करते थे, तो उनका जो 5वीं बौद्ध जो हो रहा था उसका अध्यक्ष बना दिया गया। ये महामोक्ष, यही जो महामोक्ष परिषद है, इसको 5वां बौद्ध संगीति भी बोला गया। जैसे 4 बौद्ध संगीति तो हम लोगों ने देख लिया, कल इसके लास्ट करवाया चौथा, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति नहीं है, लेकिन ये जो महामोक्ष परिषद है इसको ही 5वीं बौद्ध संगीति बोला गया। जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आए लोगों को टीचर बना दिया, इसीलिए हर्षवर्धन का मतलब से उनके जो पंडित वगैरह थे ना ब्राह्मण सब, वो नाराज हो गए, वो उनका विरोध कर दिया था। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु महायान शाखा से प्रभावित था, तो इस समय कन्नौज के बहुत बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिंदू था बट बौद्ध के लिए भी किया सम्मेलन वगैरह, किंतु 5वीं बौद्ध संगीति, वही महामोक्ष परिषद को 5वीं बौद्ध संगीति बोलता है। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीता था किंतु कश्मीर में अपना क्षेत्र नहीं मिल पाया। मतलब जहाँ पे कन्नौज के पास, यहाँ पे कन्नौज में रह रहे थे, तो ये उत्तर भारत में ऊपर पूरा जीत लिया, लेकिन यहाँ पे कश्मीर जो ऊपर में ना उसको नहीं बस जीत पाए। और नीचे तो अभी आएंगे ही, देखिए नीचे हम लोग चलेंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे नर्मदा नदी पास करके, तो यहाँ पे हार जाएगा हर्षवर्धन। हारने का बहुत सारा कारण, एक तो ह्वेंसांग उनको बना दिया वहाँ का शिक्षक नालंदा विश्वविद्यालय का, तो उसके कारण से ही अध्यक्ष बना दिया, तो उसके जो ब्राह्मण सब तो विरोधी हो ही गए। इसलिए उस टाइम ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था, जो ब्राह्मण बोलते थे सब लोग वही मानते थे। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया किंतु नर्मदा नदी तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाएंगे। यही पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक जो एहोर अभिलेख में मैंने बताया था, इससे हार जाएंगे। जैसे ही नीचे आते हैं ना, मतलब नीचे की तरफ कूच करते, तो यहाँ पहाड़ नदियाँ ज़्यादा हैं ना, तो वहाँ पे वो हार जाते चालुक्य वंश से। तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती, और वो शादी किए थे, तो इसके बाद उनका कोई नहीं रहेगा संतान, जिसके कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य सन्नाटा आ गया ऊपर में, और इतिहास ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद युग परिवर्तन का काल भी किया। क्यों? क्योंकि युग परिवर्तन का काल ऊपर जो उत्तर भारत का वर्चस्व दक्षिण भारत पे खत्म हो जाएगा। अब दक्षिण भारत के लोग ऊपर जाके हमला करने लगे। यहाँ पे देखे ना, चालुक्य से हार गए, तो अब दक्षिण भारत नीचे का जो भारत है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको मेनली संगम काल बोला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने अब ये संगम काम हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो रहा है। संगम काल में हम लोग चालुक्य, चोल, चेर, पांड, राजपूत वंश, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जो इस वीडियो में देखा वो थोड़ा सा एक बार रिवीजन मान लेते हैं। हम लोगों ने गुप्ता वंश देखा, गुप्ता कौन था, तो शाक्य का ही सामंत था, तो गुप्ता शाक्य का सामंत था। ठीक है, अब इसमें राजा कितने बने, इसमें मेनली राजा पहले श्रीगुप्त थे, जो असली संस्थापक नहीं, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो अपने वास्तविक संस्थापक कहलाएंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त को ही बहुत सारे उपाधियाँ मिला, यानी लक्ष्मी, दहोत्र, धरनी, कवि, राज, जिन्होंने मौर्य शैली का सिक्का चलवाया, भारत का नेपोलियन भी कहलवाए। ठीक है, पर्याप्त परिस्थिति अभिलेख लिखवाया। ठीक है, इनके घोड़ा ही चारों तरफ का, तीनों तरफ का पानी पी सकते थे नीचे वाले, इनके दरबार में ही हरि सिंह दरबारी कभी आए थे। ठीक है, इतना ही बात। फिर समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद चंद्रगुप्त, इनके जो बेटा समुद्रगुप्त द्वितीय
रामगुप्त भी थे तो वो तो मर गया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी से विवाह कर लिए थे, तो भाभी इस बुक की चर्चा किन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नामक बुक में है। वो किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा। कालिदास मेनली लव वगैरह वाला ही, मतलब कि अफेयर वाला ही बुक लिखते थे। जो विवाह प्रसंग वाला बुक था ना, मेनली वही लिखते थे, नॉर्मली देखा गया। फिर इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेनली पूरी तरह से शाकों का अंत कर दिया था। इन्होंने फिर चांदी का सिक्का चलाया। फिर जैसे शाकों का अंत किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। ये न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, न्याय के लिए सिंहासन बनाए, पत्थर का सिंहासन बनाए थे तथा फिर इसके बाद राजा रानी का सिक्का चलवाया। फिर इसके टाइम में फायान्याती आए, इन्होंने किंग किंगी नामक बुक लिखा। फिर इनके टाइम में संस्कृत विद्वान भी थे। हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में यानी गुप्ता वंश में हुआ। इन्होंने अपने दरबार में 9 विद्वान रखे थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास, फिर धन्वंतरी वैद्य थे, ओके, अमरदास इन्हीं के टाइम में थे। फिर वैद्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। वैद्य के बारे में देखा तो वैद्य कौन कौन थे? बिंबिसार के टाइम में जीविका थे वैद्य। कनिष्क के टाइम में चरक थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में वैद्य रहेंगे धन्वंतरी, ओके, यहाँ तक देख लिए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनके बेटा समुद्रगुप्त के होते तो कुमारगुप्त आएंगे। जो कुमारगुप्त रहेंगे ना, मेनली इनका मेन इंपॉर्टेंट काम रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने बनवाया था। यहाँ पे महायान शाखा की पढ़ाई स्टार्ट हो गया तथा हॉस्टल की सुविधा, यहाँ पर सबसे पहले हॉस्टल की सुविधा भी नालंदा विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इनके और इन्होंने ठीक है। इसके बाद फिर स्कंदगुप्त आएंगे। स्कंदगुप्त में ही सुदर्शन झील का फिर जीर्णोद्धार करवाएंगे। उनका इम्पोर्टेंट ये काम था कि वो सुदर्शन झील जो है उसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। सुदर्शन झील है, उसका जीर्णोद्धार करना बार हो रहा है, चौथा बार सुनिश्चित कराएंगे। यानी कि अब थोड़ा सा सुदर्शन झील पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ले जाती हूँ। सुदर्शन झील को किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे बनवाया? यानी पीपी से याद रखना है, तो पुष्यमित्र व्यासक से। फिर इसके बाद अशोक बनवाएंगे, तो अशोक उनका जीर्णोद्धार करवाएंगे, तो सुशासक से करवाएंगे, ठीक है। इनके बाद फिर रुद्रदामन कौन से वंश से थे? अब ये मतलब बोलने के टाइम आप गिनना चाहिए। रुद्रदामन शाक्य वंश से रिलेट करेंगे, तो वो किन से करवाएंगे? सुविशासक से करवाएंगे। फिर स्कंदगुप्त जो गुप्ता वंश वाले हैं, अब वो करवाएंगे पंडित से। यानी इसका ट्रिक मैंने बताया था, पीपी यानी पुष्यमित्र व्यास, टी से तुषास, फिर एसपी बनेंगे तो एसपी सुविशाखा और कर्णदत्त, ठीक। सुदर्शन झील के बारे में देख ले। तो इसके बाद हम लोग सुदर्शन झील के बाद मेनली इम्पोर्टेंट स्कंदगुप्त के बाद फिर विष्णुगुप्त इसके लास्ट शासक रहेंगे। इनके बाद हुंडों का आक्रमण बहुत ज़्यादा तेजी से स्टार्ट होता है। तो हुंड के ही एक सामंत थे जो पुष्यभूतिवर्धन थे। वो अपना पुष्यभूति वंश अपने वर्धन वंश स्टार्ट कर दिए। उसी वर्धन वंश में पुष्यभूतिवर्धन के बाद उनके बेटा पुष्यभूतिवर्धन के ही बेटा प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे। राजश्री बेटी थी, फिर राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह कन्नौज में करते हैं, तो कन्नौज में इनके हस्बैंड बर्मन को देवगुप्त मार देता है। देवगुप्त को मार देता है। तो देवगुप्त से बदला लेने के लिए उनके बड़े भाई राजवर्धन जाते हैं। राजवर्धन जाएंगे। राजवर्धन को फिर शशांक जाके मार देगा। वो शासक करते रहते। इसके बाद शशांक कर देगा। शशांक को फिर हर्षवर्धन मार देगा। हर्षवर्धन फिर ये अपनी बहन को संरक्षण में रख के फिर शासन करते रहते हैं। इन्हीं के टाइम में हेमसेन यात्री जो चाइना से आता है पढ़ने के लिए, तो फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय में उनको अध्यापक बना देते हैं और महामहोत्सव जो परिषद का है उसके अध्यक्ष बना देते हैं। तो इससे उनके जो ब्राह्मण सब है वो नाराज हो जाते हैं। महामोक्ष परिषद को ही पश्चिम दर्शन नीति बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हर्षवर्धन ने तो विवाह किया नहीं। तो हर्षवर्धन जब उत्तर भारत को तो पूरा देख लिए, जब दक्षिण भारत आए तो नर्मदा नदी पे कुशेश्वर द्वितीय से हार जाएंगे जो चालुक्य वंश का था। इसके बाद हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत का साम्राज्य बिखर जाता है। इसके बाद ये
मतलब कि इन्हीं के बाद इसको काल चेंज यानी काल परिवर्तन चक्र का समय बोला जाता है। इसे युग परिवर्तन काल बोला जाता है। ठीक है, हरिहरन के बाद इसके बाद हम लोग अब संगम वंश देखेंगे। तो संगम वंश के बाद इसमें थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ एमसीक्यू देखिएगा क्योंकि गुप्ता वंश से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड, नाम थोड़ा सा इधर उधर रहता है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज़ इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू लाऊंगी, तो आगे संगम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ सजेशन अगर कहीं से आपको कुछ खराब लग रहा है तो कुछ सजेशन दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।